Students, welcome back. Today we will study chapter 10 Reaching the Age of Adolescence की ये सेकेंड पार्ट वीडियो है। सबसे पहले हम आज इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के विषय में अध्ययन करेंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मीन्स द्वितीय लैंगिक लक्षण। You have learned in chapter 9 that testes and ovaries are the reproductive organs. They produce the gametes, that is sperms and ova. तो चैप्टर 9 में हम टेस्टिज और ओवरीज जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके विषय में पढ़ चुके हैं। ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे स्पर्म्स और ओवा। इन गर्ल्स ब्रेस्ट्स बिगिन टू डेवलप एट पुबर्टी। गर्ल्स में पुबर्टी के टाइम जो ब्रेस्ट्स होते हैं मतलब वक्ष स्थल वो विकसित होता है। इसी प्रकार से एंड बॉयज बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर। जो लड़के होते हैं बॉयज होते हैं उनके चेहरे पर बाल होते हैं जैसे मूछें और दाढ़ी। एज दीज फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो फीचर्स मेल और फीमेल में डिफरेंस शो करते हों उनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि जो गर्ल्स हैं गर्ल्स के और बॉयज़ के जो कैरेक्टर्स हैं जो बाहर से देख करके हम ये बता सकते हैं कि ये बॉयज़ है या गर्ल्स है या मेल है या फीमेल है, तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट। बॉयज़ की जो सीना होता है उस पर भी जो है हेयर डेवलप होते हैं। और इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, इन दोनों में ही हेयर जो आर्मपिट्स होते हैं उनमें बाल होते हैं और जो पेल्विक रीजन है उसमें भी बाल उगाते हैं। तो द चेंजेस विच ऑकर एट एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। ये चेंजेस जो हैं एडोलसेंस के समय जो होते हैं, ठीक है, जो परिवर्तन एडोलसेंस के समय होते हैं वो हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है, और हार्मोन्स होते क्या चीजें? हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। हार्मोन्स जो हैं वो रासायनिक पदार्थ होते हैं। These are secretions from endocrine glands और endocrine system। ठीक है, जो ये हार्मोन्स होते हैं ये एंडोक्राइन माने अंतःस्रावी ग्रंथि या अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक है, द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन begins to released by the testes at the onset of puberty। पुबर्टी के समय जो मेल हार्मोन है उसका नाम टेस्टोस्टेरोन है और ये पुबर्टी के समय टेस्टिस से रिलीज होते हैं। दिस occur this causes changes in voice about which you have just learned, for example the growth of facial hair। ठीक है, इसके कारण से क्या होता है, जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है इससे उसके जो बॉयज हैं उनके चेहरे पर जो है बाल उगाते हैं। द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर है ना। वंस puberty is reached in girls, ovaries begins to produce the female hormones। ठीक है, इसी प्रकार से जो फीमेल होते हैं उनमें एक हार्मोन होता है
एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन क्या करता है? विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप। इससे क्या होता है? वक्ष स्थल विकसित होता है। और मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, जो मिल्क जिससे दूध स्रावित होता है, तो जिसको हम मेमरी ग्लैंड भी बोलते हैं, मतलब स्तन ग्रंथ, स्तन ग्रंथि डेवलप होती है इनसाइड द ब्रेस्ट, वक्ष स्थल में। तो द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called pituitary gland। ठीक है, ये जो हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन हो या एस्ट्रोजन है, इनका जो प्रोडक्शन है वो एक दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके द्वारा जो हार्मोन्स स्रावित होता है उसके द्वारा ये कंट्रोल होते हैं। ठीक है, मीन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इससे जो हार्मोन्स स्रावित होता है, इस उसके द्वारा जो ये मेल और फीमेल हार्मोन्स होते हैं, ये कंट्रोल होते हैं, मतलब नियंत्रित होते हैं। तो रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन, मतलब जो हार्मोन्स होते हैं उनका प्रारंभिक प्रजनन फंक्शन में क्या रोल होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स into the bloodstream to reach a particular body part called target site। ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमने पहले बताया था कि डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, ये नलिका विहीन ग्रंथि जिनसे हार्मोन स्रावित होते हैं सीधे ब्लड स्ट्रीम में, मतलब जहां पर वो उसको क्या करते हैं? ग्रहण कर सकता है। तो जहां पर उसका कार्य है वहां पर वो जो हार्मोन्स होते हैं वो पहुंचते हैं सीधे ब्लड स्ट्रीम के द्वारा। तो द टारगेट साइट रेस्पोंड टू द हार्मोन। देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी। जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया टेस्टीज है, टेस्टीज भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ओवरीज भी जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसी प्रकार से और बहुत सारी ग्लैंड्स हैं हमारे शरीर में जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। जैसे सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये भी अंतःस्राव ग्रंथि है। द पिट्यूटरी सीक्रेट्स मैनी हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स स्रावित होते हैं। वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर। उनमें से एक जो है ओवा, अंडा, एग, उसको परिपक्व करता है इन द ओवरीज, ओवरी में, एंड स्पर्म फ्रॉम इन द टेस्टीज। ठीक है, और जो शुक्राणु होते हैं उनका टेस्टीज में मैच्योर करने का काम इन हार्मोन्स का होता है। जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है, हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टीज and ovaries to release testosterone in male and estrogen in female। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन स्रावित होते हैं वो टेस्टीज और ओवरी से जो रिलीज हार्मोन्स होते हैं उनको उत्तेजित करता है। ठीक है, और फिर ये रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम, फिर ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है। और एक पार्ट होता है शरीर का टारगेट साइट, मतलब जहां पर ये सीधे हार्मोन्स पहुंचते हैं। उसके बाद में स्टिमुलेट चेंज इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। तो ये जो परिवर्तन है इसको क्या करते हैं? उत्तेजित करते हैं इन द बॉडी ऑफ पुबर्टी। पुबर्टी के समय शरीर में ये परिवर्तनों को उत्तेजित करते हैं। तो
Paheli and Bujo have now understood that puberty marks the beginning of the reproductive period when one becomes capable of reproduction, but they want to know if reproductive life once begin continuous or it ends sometime. पहेली और जो बूझो हैं वो समझ गए कि पुबर्टी के समय जो मार्स हैं वो रिप्रोडक्टिव पीरियड के विषय में कि मतलब जो है ये उस समय जो रिप्रोडक्शन होता है मतलब प्रजनन होता है प्रजनन के योग्य होते हैं कैपेबल होते हैं तो लेकिन उनको ये पता नहीं है कि बट दे वांट टू नो लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि यदि रिप्रोडक्टिव लाइफ शुरू हो जाती है एक बार तो वो कब तक चलती रहती है कंटिन्यूस चलती रहती है या इसका कभी एंड भी होता है तो इस विषय में वो जानना चाहते हैं ठीक है तो रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस मानव में रिप्रोडक्टिव फेज कितना होता है कब से कब तक का होता है तो उसके विषय में यहाँ पर हम पढ़ेंगे adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes जो किशोर होते हैं तो वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल होते हैं जब उनकी टेस्टीज और ओवरीज गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं मतलब टेस्टिस से और ओवरीज से जब गैमेट्स उत्पन्न होते हैं तो जो किशोर होते हैं वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल होते हैं द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर ए मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल्स और ये भी बात बताई गई है कि जो मैच्योरेशन की कैपेसिटी है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स गैमेट्स के प्रोडक्शन की परिपक्वता की जो क्षमता होती है वो पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा अधिक होती है अधिक समय तक होती है इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ begins at puberty 10 to 12 years of age and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years जो फीमेल्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव फेज 10 और 12 ईयर से शुरू होता है और 45 से 50 ईयर्स तक ये एज होती है द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी इस समय क्या होता है पुबर्टी के समय जो एग होता है ओवा होता है वो परिपक्व होना शुरू हो जाता है वन ओवम मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 days जो ओवा होता है ये ओवरी से जो परिपक्व ओवा होता है वो 28 और 30 डेज में रिलीज होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड the wall of the uterus becomes thick so as to receive the egg तो इस समय क्या होता है जो यूटेरस होता है मतलब गर्भाशय होता है तो इस समय ये इसकी जो दीवार होती है वो मोटी हो जाती है जिससे कि वो एग को धारण कर सकता है ठीक है इन केस इट इज फर्टिलाइज्ड जब जो एग है वो फर्टिलाइज होता है और इसका विकास शुरू हो जाता है तो दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी तो इस के कारण से क्या होता है वो उस अवस्था को गर्भावस्था बोलते हैं इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है निषेचन नहीं होता है तो द रिलीज्ड एग एंड द थिकेंड लेनिंग of the uterus along with its bloods vessels are shed off तो जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है जो एग्स होते हैं वो यूटेरस से उसकी दीवार फट जाती है टूट जाती है शेड ऑफ हो जाती है तो
ब्लड वेसल्स जो होती हैं उसके साथ वो एग्स बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो दिस कॉजेज ब्लीडिंग, इस कारण से रक्तस्राव होता है महिलाओं में, विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। इसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, मासिक धर्म जिसको कहते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स वंस इन अबाउट 28 टू 30 डेज। महिलाओं में यह जो अवधि होती है ये 28 से 30 डेज तक की होती है। द फर्स्ट menstruation flows begins at puberty and is termed menarche। ठीक है, जो प्रारंभ में मेंस्ट्रुएशन होता है, मासिक धर्म होता है, उसको कहते हैं रजोदर्शन। ठीक है, और जब लास्ट होता है 45 से 50 इयर्स की एज में, जब मेंस्ट्रुएशन का ये जो साइकिल स्टॉप होती है, रुक जाती है, तो स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। ठीक है, इसको मेनोपॉज बोलते हैं, मतलब रजनोवृत्ति। इनिशियली मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बी इरेगुलर। प्रारंभ में जो ये मासिक धर्म चक्र होता है ये अनियमित होता है। इट टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर। ये रेगुलर होने में कुछ समय लेता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, मासिक धर्म चक्र जो होता है, ये भी एक हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। द साइकिल इंक्लूड्स द मेंस्ट्रुएशन ऑफ द एग, its release, thickening of uterine wall, and its breakdown if pregnancy does not occur. In case the egg is fertilized, it begins to divide and then gets embedded in the uterus for further development, as you have learnt in chapter 9। ठीक है, अगर इसमें यही जो अभी हमने पहले सीखा था, यदि वो यूटेरिन की वॉल जो है ब्रेक डाउन नहीं होती है, तो उसमें क्या होता है, वो फर्टिलाइज्ड एग डेवलप होना शुरू हो जाता है। और यदि वो उसकी यूटेरस की जो वॉल होती है वो टूट जाती है, तब कहते हैं कि वो प्रेगनेंसी नहीं है। तो हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड, मतलब बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है ना। मतलब ये विचार करते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, आई हर्ड माई मदर एंड माई आंट टॉकिंग अबाउट माई कजिन who is going to have a baby. They were discussing whether she would give birth to a boy or a girl. I wonder what makes the fertilized egg develop either into a boy or a girl. तो इसमें ये पहेली कह रही है, यहाँ पर ये इसका चित्र दिखाया है पहेली का। तो ये क्या कह रही है, आई हर्ड माई मदर, मैंने अपनी मम्मी और आंटी को बातें करते हुए सुना कि मेरे जो कजिन है ना, हु इज गोइंग टू हैव ए बेबी, जो एक बच्चा होने वाला है, तो दे वर डिस्कसिंग वेदर, वो उसके विषय में डिस्कसिंग करते हैं कि शी वुड गिव बर्थ टू ए बॉय, वो एक बच्चे को, लड़के को जन्म देंगी, है ना, या लड़की को, लड़के को जन्म देगी या लड़के को जन्म देंगी। ठीक है, इस प्रकार की वो आपस में डिस्कसिंग करती हैं। तो उसको आश्चर्य होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो बॉय या गर्ल किस प्रकार से होता है, उसमें विकास कैसे होता है, मतलब ये लड़का होगा या लड़की होगी, तो इसका डिटरमाइन कैसे होता है, निर्धारण कैसे होता है। तो बॉय और गर्ल inside the fertilized egg or the zygote is the instruction for determining the sex of the baby। ठीक है, जो जाइगोट होता है, इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। दिस इंस्ट्रक्शन
जो ये इंस्ट्रक्शन होता है इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जो एक धागे जैसी संरचना होती है, ये इंस्ट्रक्शन उसमें विद्यमान रहता है, प्रेजेंट रहता है, जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स के द्वारा ये सेक्स निर्धारण होता है। तो इन द फर्टिलाइज्ड एग, जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं जिसको हम जायगोट कहते हैं, उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं उसके न्यूक्लियस में, और उसी के द्वारा ये सेक्स निर्धारण होता है। तो रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 8 दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। जो ये फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स होते हैं, और उसके जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना। जो न्यूक्लियाई होते हैं उनकी जो सेल होती है उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और उनमें से जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, लिंग गुण सूत्र, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लिंग गुण सूत्र। तो उनमें क्या होता है, एक्स एंड वाई। ठीक है, ए फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम्स while a male has 1 X and Y chromosome. The gametes, egg and sperm, have only one set of chromosomes. ठीक है, जो स्पर्म्स होते हैं या एग होते हैं उनमें एक सेट होता है क्रोमोसोम्स का, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, उसी के आधार पर हम ये निर्धारण करते हैं कि जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो गर्ल हो या बॉय होगा। तो जैसे ये हम देख रहे हैं कि ये स्पर्म है, तो स्पर्म में एक स्पर्म पर जो है वाई क्रोमोसोम होता है, दूसरे पर एक्स क्रोमोसोम होता है ना, एक्स या वाई। लेकिन जो एक्स होते हैं, एक्स में सेम क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एक्स। तो अगर हम देखते हैं कि जो स्पर्म है वो वाई क्रोमोसोम्स है और वो एक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइज होता है, तो इस प्रकार से एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें, तो इससे वो बॉय का जन्म होता है। और यदि स्पर्म एक्स क्रोमोसोम्स वाला है और वो एक्स से फर्टिलाइज होता है, तो उससे क्या बनता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, इट मीन्स गर्ल जो है उसमें जन्म लेती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मेल होते हैं उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो गर्ल्स होती हैं उनमें एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, सेम क्रोमोसोम। तो ये जो एक मिथ्या एक धारणा है कि जो बच्चा मतलब एक बॉय होगा या गर्ल होगा तो उसमें फीमेल को दोषी ठहराया जाता है, तो ऐसा नहीं है। इसमें इसके लिए जो है मेल ही उत्तरदायी होता है। तो नाउ यू दैट द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न बेबी। ठीक है, जो जिसका जन्म नहीं हुआ है उसके सेक्स निर्धारण पर जो हम कह सकते हैं कि वो डिटरमाइन जो होता है, निर्धारण होता है, वो फादर के द्वारा ही होता है। द बिलीफ दैट द मदर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे बच्चे के लिंग पर ये कहते हैं कि इसकी मम्मी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, तो ये गलत धारणा है।